प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मेरा प्रश्न पत्र है टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा, जिसका मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है शिक्षण कुशलता की तकनीक। शिक्षण कुशलता की तकनीक कौन कौन सी है और शिक्षण कुशलता की तकनीक अध्यापक में किस प्रकार होनी चाहिए। ऐसी जो तकनीक है, ऐसी जो कुशलता है, जो अध्यापक जब बनता है तो वो उन विभिन्न कुशलताओं को वो सीखे। प्रशिक्षण में कई प्रकार की कुशलताएं अध्यापक को सिखाई जाती है। उन कुशलताओं का प्रयोग वो अध्यापन कार्य में करें। अध्यापन कार्य में करते हुए उन कुशलताओं का प्रयोग करते हुए छात्रों को वो ठीक प्रकार से शिक्षण करा सके, ऐसी कुशलता अध्यापक में होनी चाहिए। उन कुशलताओं का ज्ञान समय समय पर अध्यापक को विभिन्न तकनीकी के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से उनको दिया जाता है और उन कुशलताओं का प्रयोग वो पाठ के विकास में करता है। उन कौशलों को पाठ के विकास में समाहित करते हुए पाठ का विकास ठीक प्रकार से करता है। ऐसे अध्यापक में विभिन्न प्रकार की कुशलताओं का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। जब हम शिक्षण कुशलता शिक्षण की बात करते हैं, जब अध्यापक शिक्षण कराता है, अधिगम कराता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो इन कुशलताओं का ध्यान भी उन्हें कई प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि कुशलताओं का ज्ञान जब तक अध्यापक में नहीं होगा तब तक वो ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं करा पाएगा। इसलिए कई प्रकार के कौशलों को सीखना अति आवश्यक हो जाता है। इन कौशलों का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। कब किस तरीके से हमें उन कौशलों का प्रयोग करना चाहिए और छात्रों को किस प्रकार से शिक्षण कराना चाहिए, किस प्रकार उदाहरण देना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए, किस प्रकार से हमें उन्हें पुनर्वर्णन देना चाहिए, किस प्रकार उद्दीपन कौशल का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार शामपट कौशल का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हम पाठ का विकास करना चाहिए, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और पाठ का प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के समय समय पर प्रश्नों का वितरण किस प्रकार से करना चाहिए। ये सारी संपूर्ण जो प्रक्रिया है विभिन्न प्रकार की कुशलता के अंतर्गत आती है। कुशलताओं के अंतर्गत अगर अध्यापक में ये कुशलता नहीं होगी तो वो ठीक प्रकार से पाठ के विकास करने में असमर्थ माना जाएगा। इसलिए इन कुशलताओं का ज्ञान उनको अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें हम शिक्षण कुशलता की तकनीक का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वाले वीडियो में मैंने आपको जो अभ्यास शिक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रकार के कौशलों के बारे में बताया था, कई प्रकार के तकनीक के बारे में बताया था, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के पर चर्चा की थी, कई प्रकार के शिक्षण सूत्रों पर चर्चा की थी। आज हम जो तकनीक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। हम एक एक जो तकनीक है उसके बारे में गहनता से आज अध्ययन करेंगे और आपको समझाएंगे। अगर हम चर्चा करें लेखन कौशल की अगर हम चर्चा करें तो लेखन कौशल के अंतर्गत अध्यापक को गुण होने चाहिए। अध्यापक में वे गुण होने चाहिए, लेखन की कला होनी चाहिए, लेखन का कौशल होना चाहिए, ताकि अध्यापक शाम पट पर ठीक प्रकार से लिख सके और शाम पट पर अपने अक्षरों की बनावट ठीक प्रकार से बना सके। और जो अध्यापक लेखन का कार्य कर रहा है, लेखन लिख रहा है, उनको छात्र ठीक प्रकार से समझ सके। ऐसी जो सारी जो बातें हैं वो जब वो शामपट पर लिखता है या लेखन कार्य करता है उसके अनुसार विषय वस्तु के हिसाब से किस प्रकार से हमें लेखन करना चाहिए, कौन सी विषय वस्तु पर क्या शब्द हमें लिखने चाहिए, ये कौशल अध्यापक में होना चाहिए। अगर ये कौशल नहीं है कि विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं और लेखन कुछ दूसरे प्रकार का कर रहे हैं, ये अध्यापक में अच्छी बात नहीं है। हम उसी विषय वस्तु के अनुसार हमें लेखन का कार्य करना चाहिए। ऐसी कुशलता अध्यापक में होना चाहिए ताकि लेखन की कुशलता के अंतर्गत हम कार्य का प्रयोग कर सके, ऐसी तकनीक का प्रयोग कर सके।
विषय वस्तु का संगठन, अगर हम बात करें विषय वस्तु के संगठन की, तो विषय वस्तु के संगठन के अंतर्गत हमें उन विषय वस्तु को समाहित करना चाहिए, उस विषय वस्तु का संगठन करना चाहिए जिस विषय वस्तु को, जिस पाठ को हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उस विषय वस्तु का ठीक प्रकार से संगठन करना चाहिए। उस पाठ के विकास में उस विषय वस्तु की महत्वता होनी चाहिए। उस विषय वस्तु को इस प्रकार से हम समाहित करें कि छात्र को हितकर वो पाठ, उस विषय वस्तु छात्रों की समझ में ठीक प्रकार से आ सके, ऐसी विषय वस्तु का संगठन हमें छात्रों के लिए अध्यापक को करना चाहिए। ये सारी कुशलता अगर अध्यापक में हो गई तो हमें पाठ वस्तु का संगठन ठीक प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि पहले से जब अध्यापक को पूर्ण रूपेण पाठ की तैयारी करके जाना चाहिए। जब तक अध्यापक में ये कुशलता नहीं है, अगर पढ़ाने से पहले वो पाठ की तैयारी ठीक प्रकार से करेगा तो उसमें कुशलता अर्जित करेगा। इसलिए क्या विषय वस्तु हमें छात्रों को पढ़ानी है, कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, तो उन सारी चीज़ों का प्रयोग उनको आना चाहिए। ऐसे संगठन करते हुए हमें विषय वस्तु का संगठन विभिन्न प्रकार के जो पाठ के विकास में करना चाहिए, ये भी कुशलता अध्यापक में होनी चाहिए। अगर हम बात करें कक्षा कक्ष प्रबंधन की, कक्षा कक्ष प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कई प्रकार का हमारा जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत किया जाता है कि हम किस प्रकार से कक्षा कक्ष का प्रबंधन करें। कक्षा कक्ष के प्रबंधन में कई प्रकार के कार्य आते हैं, उसमें छात्रों की बैठक व्यवस्थाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, कक्षा कक्ष का अनुशासन किस प्रकार से हम बना सकते हैं, कक्षा में किस प्रकार से हमें गर्ल्स एंड बॉयज को हम किस प्रकार से स्थान दे सकते हैं, इन सारे कक्षा कक्षी का जो प्रबंधन है किस प्रकार से हमें व्यवस्थित रूप से करना है, ये प्रबंधन हमें आना चाहिए। हमें किस प्रकार से व्यवस्थित हमारी सामग्री उसको रखना चाहिए, कहाँ हमें सहायक सामग्री को टांगने का स्थान हमारा होना चाहिए, ये सारे कक्षा कक्ष प्रबंधन में आते हैं। हमें चौक, डस्टर, पॉइंटर, जो भी हमारे संसाधन है, जो भी हमारे पाठ के विकास में सहायक चीज़ें हैं, वो इसको इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें। कक्षा कक्ष का पूर्ण रूप में हम प्रबंधन किस प्रकार करें, छात्र को किस प्रकार से हम अनुशासन तरीके से बैठाएं, छात्र को किस प्रकार से हम प्रश्नों का ठीक प्रकार से वितरण कर सके, ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत छात्रों के समक्ष हम किस प्रकार से जा सकते हैं, ऐसे जो रॉ के अनुसार हमें इन सारी चीज़ों की कक्षा कक्ष का प्रबंधन हमें करना चाहिए, ताकि हम ठीक प्रकार छात्रों से जुड़ सके, उनका प्रबंधन ठीक प्रकार से कर सके और शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके। ऐसे प्रबंधन अध्यापक में आना चाहिए, ऐसी कुशलता तकनीक अध्यापक में होनी चाहिए, तब हम ठीक प्रकार से शिक्षण की व्यवस्था दे सकते हैं। ऐसी जो सारा जो कुशलता का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत आता है। पाठ का प्रस्तुतिकरण की अगर हम बात करें कि पाठ के प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होना चाहिए, जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी हम पाठ का विकास कर रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होना चाहिए। पाठ का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका क्या है, पाठ का हम भूमिका पृष्ठभूमि किस प्रकार से बताएं, पाठ के विकास को हम किस प्रकार से हमें लेकर के चलना चाहिए कि हम जो भी पाठ छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ को वो ठीक प्रकार से सरल तरीके से किस प्रकार से सीख सकता है, ये पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। अध्यापक में सबसे बड़ा गुण होता है पाठ के प्रस्तुतिकरण का। अगर पाठ का प्रस्तुतिकरण करना उसका ठीक नहीं है तो ठीक प्रकार से वह कुशल अध्यापक नहीं माना जाएगा। इसलिए पाठ के विकास में प्रस्तुतिकरण का तरीका अच्छा होना चाहिए, पाठ की तैयारी ठीक प्रकार से करके आनी चाहिए। उनका जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं अध्यापक, उनको छात्र ठीक प्रकार से सुन पा रहे या नहीं सुन पा रहे, समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, ये सारा जो कार्यक्रम है वो कुशलताओं के अंतर्गत आता है। तो पाठ का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका भी ठीक प्रकार से होना चाहिए। ये कार्यक्रम भी पाठ के विकास के अंतर्गत आता है कि ये जो गुण है, ये जो कुशलता है, ये एक तकनीक जो प्रस्तुतिकरण करने की है कि हमारी बात को हम छात्रों तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार हमारा तरीका, बोलने का तरीका, हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सभी छात्रों को ठीक प्रकार से हमारी बात, कई बात ठीक प्रकार से सुनाई दे पा रही है नहीं दे पा रही है, हमारी बात पीछे तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही, ये पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आ रहा है। तो जो भी हम पाठ का प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से कर रहे हैं वो हमारे छात्रों तक उचित तरीके से पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए ये भी ध्यान हमें करना चाहिए, ये भी हमें कुशलता का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। प्रश्न संरचना एवं प्रश्नों का वितरण, प्रश्न संरचना एवं प्रश्नों का वितरण भी हमें समय पर करना चाहिए। प्रश्नों की संरचना एवं प्रश्नों का वितरण ठीक प्रकार से हम करें, क्योंकि प्रश्नों की बनावट ठीक प्रकार से होनी चाहिए और प्रश्नों का वितरण भी ठीक प्रकार से होना चाहिए।
जब हम प्रश्न बनाते समय हमें कक्षा का ध्यान रखना चाहिए, हम कौन सी क्लास के लिए कौन से प्रश्न बना रहे हैं, उनका स्तर क्या है, स्तर के अनुसार ही प्रश्नों की संरचना का प्रयोग करना चाहिए। और प्रश्नों का वितरण के अंतर्गत हम सभी जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं, उनका वितरण हम किस प्रकार से करें। प्रश्न जो पूछे, जब हम कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे वितरण करने का तरीका, प्रश्न पूछने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए, ठीक प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि छात्रों की सभी छात्रों को प्रश्नों का अवसर मिल जाए। ये नहीं आगे वाले छात्रों से हम प्रश्न करें, बीच वाले छात्रों से भी हम प्रश्न करना चाहिए, पीछे वाले बैठने वाले छात्रों से भी हमें प्रश्न पूछने चाहिए। ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि सभी को वितरण ठीक प्रकार से हो, सभी उसके उत्तर दे सके, सभी को हम जान सके, सभी से हम जुड़ सके, सबकी सहभागिता हो जाए। ऐसा कुशलता भी अध्यापक में होनी चाहिए। ये भी प्रश्नों की संरचना एवं प्रश्नों का वितरण भी ठीक प्रकार से अध्यापक में आना चाहिए। जब तक ये अध्यापक में कुशलता नहीं होगी, हम ठीक प्रकार से शिक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रश्नों की संरचना, प्रश्नों का वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। सभी प्रश्नों को एक ही छात्र से नहीं पूछना चाहिए। प्रश्नों को समय के अनुसार छात्रों में बीच बीच में से पीछे वाले छात्रों को अवसर देते हुए पूछना चाहिए। प्रश्न सरल से कठिन की ओर पूछने चाहिए। प्रश्नों को ऐसे पूछना चाहिए जो उनकी समझ में आ जाए। प्रश्न ऐसी स्पष्ट भाषा में पूछने चाहिए। तो कई प्रकार के प्रश्नों के वितरण के तरीके होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनाना चाहिए कि प्रश्नों को ठीक प्रकार से छात्र एक बार में ही समझ जाए। तो ये कई प्रकार के प्रश्नों की संरचना एवं प्रश्नों के वितरण में कई प्रकार की बातें आती हैं। अध्यापक में इन कुशलताओं का ध्यान भी हमें समय पर रखना चाहिए, उन तकनीकों का प्रयोग का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी समय पर करना चाहिए। जो भी शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण में उपयोग में आने वाले सहायक सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जो भी अधिगम में जो भी हम सिखा रहे हैं, उनके सहायक के रूप में जो सामग्री हम प्रयोग में ले रहे हैं या काम में ले रहे हैं, उनको हम शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जाते हैं। कब इसकी सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, कब इनका उपयोग करना चाहिए, कब इनको कैसे उनके बारे में छात्रों से पूछना चाहिए, क्या प्रश्न पूछना चाहिए, कब शिक्षण कराते समय इन सहायक सामग्री को बताना चाहिए, सहायक सामग्री का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका क्या होता है, क्या प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शा गया है, छात्रों से उनको सहभागिता अपनानी चाहिए। ये सब सहायक सामग्री के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से आती है। जब तक ये अध्यापक में ये सारे कुशलता नहीं होंगी, तब तक सहायक सामग्री का ठीक प्रकार से हम निर्माण एवं प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सहायक सामग्री का प्रदर्शन के भी तरीके होते, कब और कैसे उसका प्रदर्शन किया जाए, कौन से सहायक शिक्षण बिंदु में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये सारी जो गुण है, ये सारी कुशलता अध्यापक में होनी चाहिए। कब, कैसे, क्यों सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये अध्यापक में आनी चाहिए। क्योंकि सहायक सामग्री पाठ के विकास में बहुत सहायक तरीके से उपयोग में आने वाली होती है। अगर सहायक सामग्री हमारे पास है तो छात्रों को हम स्थायी ज्ञान दे सकते हैं, छात्रों को इसका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, पाठ का विकास हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं, पाठ का जो समझाने का तरीका वो ठीक प्रकार से हम बालकों को समझा सकते हैं। छात्र सहायक सामग्री के माध्यम से ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं, स्थायी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए शिक्षण में सहायक सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और जब तक हम सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर पाने में असमर्थता व्यक्त करेंगे। इसलिए हमें सहायक सामग्री को बना करके ही पाठ का विकास करना चाहिए और पाठ का सहायक सामग्री का प्रयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। ये अध्यापक में ये कुशलता आनी चाहिए। छात्रों की सहभागिता, और समय समय पर छात्रों की सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए। सहभागिता है छात्रों की, हमें ये नहीं कि अध्यापक पढ़ाते ही हुए रहे, छात्र निष्क्रिय श्रोता की तरह उन सारी चीज़ों को सुनते हुए रहे, ये नहीं होना चाहिए। उनकी बीच बीच में सहभागिता होनी चाहिए, छात्रों से जुड़ना चाहिए, छात्रों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए और छात्रों से प्रश्न पूछते हुए हमें पाठ का विकास करते रहना चाहिए, ताकि छात्र निष्क्रिय तरीके से नहीं बैठे, सक्रिय रूप से कार्य करें। इन सारी सहभागिताओं को भी अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, इन कुशलताओं का, तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए छात्रों की सहभागिता पाठ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, छात्रों को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, तो छात्रों की सहभागिता लें उसमें।
बनाने के कार्य में भी सहभागिता लें और सहायक सामग्री या उसके निर्माण में कोई हम किसी संसाधनों की आवश्यकता है या सहायक सामग्री की आवश्यकता, उनमें सहभागिता अपनाएं। तो कई प्रकार के जो ऐसे कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम कई प्रकार की सहभागिता अपना सकते हैं। ये कार्यक्रम इसके अंतर्गत माना जाता है। दृष्टांत कौशल का अगर हम प्रयोग करें इसके अंतर्गत, तो दृष्टांत कौशल भी एक प्रकार के अध्यापक में कुशलता का जो तकनीक है इसके अंतर्गत आता है कि समय समय पर जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी हम पाठ का विकास कर रहे हैं, जो भी हम छात्रों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, जो भी शिक्षण कराना चाह रहे, जो भी अधिगम कराना चाह रहे, उसमें हम दृष्टांत कौशल का प्रयोग करें, उदाहरण कौशल का प्रयोग करें। उस पाठ के विकास के अंतर्गत कई प्रकार के हम उदाहरण दें। उदाहरण से बच्चा या बालक जल्दी सीखता है, छात्र जल्दी सीखता है। उन उदाहरणों के माध्यम से हम छात्रों को जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक छात्रों में वो ज्ञान नहीं आ पाएगा। इसलिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के जैसे पाठ का हम विकास करना चाहता है, जैसे पाठ का जो स्वरूप है, जैसे पाठ है उसके अनुसार ही हमें अध्यापक को उदाहरण देना चाहिए। ऐसी कुशलता भी अध्यापक को होनी चाहिए, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग भी अध्यापक को करते रहना चाहिए, क्योंकि पाठ के निर्माण में उदाहरणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम पाठ का ठीक प्रकार से समझाना चाह रहे हैं या पाठ को ठीक प्रकार से पाठ का विकास करना चाहिए, छात्रों को उसको गहन जानकारी देना चाहते हैं, तो हमें उनके उदाहरण देने चाहिए। कई प्रकार के उदाहरण को समाहित करते हुए दृष्टांत कौशल का प्रयोग हमें करना चाहिए। शामपट्ट कौशल, शामपट्ट कौशल अगर हम बात करें, शामपट्ट तो महत्वपूर्ण अध्यापक के कौशलों में आता है। तो अध्यापक का शामपट्ट कौशल के अंतर्गत जो भी शामपट्ट होता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता है वो मित्र होता है। आजकल तो कई प्रकार के ब्लैक बोर्ड चल गए हैं, आपके श्वेत पट्ट भी चल गए हैं, ब्लैक बोर्ड भी चल गए, ग्रीन बोर्ड भी चल गए हैं, या भी और आपने कई प्रकार के ऐसे जो बोर्ड हैं उसके अनुसार हम शिक्षण कराने लगे। लेकिन प्राचीन समय से पहले जो चले आ रहे हैं, शुरू से हम जो बोर्ड पर लिखते आ रहे हैं वो शामपट्ट पर लिखते हुए आ रहे हैं। इसलिए शामपट्ट कौशल का प्रयोग भी अध्यापक को पूर्णपेण आना चाहिए। किस प्रकार शामपट्ट का हम प्रयोग करें, किस प्रकार से सीधी लाइन में शामपट्ट पर लिखें, किस प्रकार से शामपट्ट में अक्षरों की बनावट हो, किस प्रकार से हम शामपट्ट का प्रयोग छात्रों के समय के कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें छात्र, क्योंकि छात्र अध्यापक का अनुकरण करता है, छात्र अध्यापक जैसा कार्य करता है अध्यापक का अनुकरण छात्र करता रहता है। इसलिए हमें अध्यापक को ठीक प्रकार से कार्य शामपट्ट को करना चाहिए, शामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो भी अध्यापक है वो शामपट्ट का जब प्रयोग कर रहा है, उन कौशलों का प्रयोग, अध्यापक के कौशलों का प्रयोग छात्र अनुकरण करता रहता है कि अध्यापक हमारे किस प्रकार से बनावट अक्षरों की कर रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, सीधी लाइन में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या कैसे शामपट्ट का प्रयोग करें, या पढ़ाने का तरीका उनका क्या है शामपट्ट पर, इन सारी चीज़ों का अनुकरण छात्र करता है। इसलिए हमें ठीक प्रकार से इसका प्रयोग शामपट्ट का करना चाहिए। ऐसे कौशल उसके अंतर्गत आने चाहिए कि हम शामपट्ट को किस प्रकार से प्रयोग में लाएं, कब हम कैसे शामपट्ट पर लिखें, और शामपट्ट पर लिखते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कठिन शब्दों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और कठिन उदाहरण अगर हम कुछ ऐसे चित्र बनाएं तो शामपट्ट पर उसका चित्र हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सारी कुशलताओं को अध्यापक में आना चाहिए ताकि छात्रों में स्पष्ट रूप से उसका ज्ञान हो सके, उस पाठ के अंतर विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ सके, वो अच्छा अधिगम कर सके। ये सारी चीज़ें अध्यापक में अगर होगी तो शामपट्ट कौशल अगर होगा तो छात्र ठीक प्रकार से अपना शिक्षण कर पाएगा। ऐसी जो तकनीक है, ऐसी जो कुशलता है अध्यापक में होनी चाहिए। शामपट्ट कौशल का भी ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। उद्दीपन कौशल, उद्दीपन कौशल की अगर हम बात करें तो उद्दीपन कौशलों में भी कई प्रकार के कौशल अध्यापक को होने चाहिए, क्योंकि जब हम पाठ का विकास करते हैं, विषय वस्तु के अनुसार कक्षा में जब छात्रों को हम पढ़ाते हैं तो उद्दीपन कौशल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किस प्रकार का पाठ है, उस पाठ के विकास के अंतर्गत हम किस प्रकार से उद्दीपन कौशल का प्रयोग करें, पाठ में उतार चढ़ाव किस प्रकार, आरोह अवरोह का ध्यान हम किस प्रकार से करें। जैसे कोई ओजस्वीपूर्ण हम कविता का पाठन कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो ओजस्वीपूर्ण में हम किस प्रकार से उतार चढ़ाव करें, इन सारी चीज़ों का ध्यान भी हमें होना चाहिए। वही वीर रस के अनुसार उसमें हमारे उतार चढ़ाव होने चाहिए। ये सब उद्दीपन कौशल के अंतर्गत आते हैं।
या कोई हमें दोहे पढ़ाने, दोहे के अनुसार हमें उन कौशलों का प्रयोग करना चाहिए, या कोई हमें मीराबाई का पाठ पढ़ाना है, उस हिसाब से हमें उसका विकास करना चाहिए। तो इन कौशलों में उद्दीपन कौशलों का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन कौशलों का प्रयोग भी शिक्षण कौशल की तकनीक के अंतर्गत आता है। ये भी अध्यापक में इन सारी चीज़ों की कौशल होने चाहिए, ये भी कुशलता उनमें होनी चाहिए। प्रदर्शन कौशल, प्रदर्शन कौशल की अगर हम बात करें तो प्रदर्शन कौशल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम किस प्रकार से प्रदर्शन करें, जो भी हम सहायक सामग्री बना कर आए हैं या कोई भी हम कोई प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का, किसी विषय वस्तु को हम बताना चाह रहे हैं, तो प्रदर्शन कौशल भी हमें आना चाहिए। जब तक प्रदर्शन कौशल नहीं है, किस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं, किस प्रकार से छात्रों को समझा सकते हैं, एक एक बिंदु को हम किस प्रकार पॉइंटर के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए उनको ज्ञान दे सकते हैं, तो ये प्रदर्शन कौशल अध्यापक को होना चाहिए। जिस प्रकार एक जो कर्नल होता है अपने सैनिकों को कई प्रकार के नक्शे के माध्यम से, वो कई प्रकार से पॉइंटर के माध्यम से उन कौशलों को, उन स्थानों को बताता है कि हमें इस प्रकार से यहाँ स्थान यह चिन्हित किया गया, उस प्रकार से अध्यापक भी विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन कौशल को चार्ट के माध्यम से, चार्ट में हम छात्रों को क्या दर्शाना चाह रहे हैं, उन कौशलों का प्रदर्शन करते हुए बता सकते हैं। ऐसी कुशलता अध्यापक को होनी चाहिए। इस प्रकार से जैसे कोई हम नक्शा बना रहे हैं, भारत का नक्शा बताना चाह रहे हैं या राजस्थान का नक्शा बताना चाह रहे हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के पॉइंटर के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए हमें कई प्रकार के स्थानों को हमें बताना चाहिए, तो स्थानों को हम गहनता से उनका अध्यापन विद्यार्थी कर सकता है। ऐसी कुशलता भी अध्यापक में होनी चाहिए। ऐसी जो कुशलता अगर अध्यापक में होगी, ऐसी तकनीक होगी, तो ठीक प्रकार से शिक्षण कार्य हो पाएगा। पुनर्वलन कौशल का प्रयोग, और पुनर्वलन कौशल का प्रयोग भी छात्रों को समय समय पर देते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षण जो व्यवसाय है उसके अंतर्गत छात्र जब पढ़ाते हैं और छात्र जब पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार का जो पुनर्वलन है कौशल का प्रयोग भी हमें समय समय पर छात्रों को देते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम छात्रों से प्रश्न करते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं तो उनको उत्तर सही है तो उनको पुनर्वलन देना चाहिए, उनको शाबाशी देना चाहिए, उनको अच्छे शाबाशी दे करके अपने स्थान पर बैठाना चाहिए कि आपने अच्छा बताया, उत्तर अच्छा बताया, शाबाश आप बैठ जाइए। इन सारी चीज़ों को पुनर्वलन भी समय समय पर उनको देना चाहिए, ताकि उसमें उत्साहवर्धन हो, अगले के प्रश्न को भी वो ठीक प्रकार बता सके। जो भी हम प्रश्न अगला करेंगे तो वो भी उनकी ठीक प्रकार से तैयारी करते हुए बता सकते हैं। ऐसे पुनर्वलन जब तक हम छात्रों को नहीं देंगे तो शिक्षण कार्य में बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसी कुशलता भी हमें अध्यापक को होनी चाहिए। शिक्षण कुशलता के अंतर्गत पुनर्वलन कौशल का भी ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। तो ऐसी तकनीक, ऐसी कुशलताओं का जो शिक्षण में हम प्रयोग करते रहते हैं। गृह कार्य देने का कार्य और गृह कार्य देने का कार्य जो देने का कौशल है वो भी अध्यापक में होना चाहिए। अगर हम पाठ का विकास जो हमने किया है और पाठ के विकास में हम कई प्रकार के हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछे, पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रस्तावना प्रश्न पूछे, या हमने पाठ का प्रस्तुतिकरण किया, ये जो शिक्षण बिंदु हम पाठ का जो हमने विकास किया है उसके अनुसार हमने विषय वस्तु को बताया, उसका प्रस्तुतिकरण किया, जिसके बाद हमने कई प्रकार के जो उनकी जांच करने के लिए बोध प्रश्नों का प्रयोग किया, या हमने कोई और सहायक सामग्री माध्यम से अन्य कोई प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछे। उन सारी चीज़ों के इकट्ठा करते हुए पूरे पाठ का निचोड़ निकालते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए, पूरी पाठ की भूमिका को समाहित करते हुए पूरे पाठ का हमें विकास करने के लिए हमें गृह कार्य देना अति आवश्यक छात्र को हो जाता है, ताकि छात्र पूर्ण रूप से पाठ को ठीक प्रकार से समझ सके और समझते हुए हमारे गृह कार्य वो करके लाए। ऐसी कुशलताओं का ज्ञान भी अध्यापक को, ऐसी तकनीकी का ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए, ताकि छात्र को उस पाठ का पूर्ण ज्ञान हो सके और उन कुशलताओं को वो समाहित करते हुए छात्र से उत्तर प्राप्ति हेतु वो प्रयास कर सके। ऐसी गृह कार्य का कार्य भी समय समय पर विद्यार्थियों को देते रहना चाहिए। ऐसी कुशलताओं का ज्ञान में उनको होना चाहिए। जब तक अध्यापक में ये कार्य नहीं होंगी, ये तकनीकी नहीं होगी, ये कुशलता नहीं होगी, तब तक वो ठीक प्रकार से अपने शिक्षण कार्य में ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें कई प्रकार से हमें इन कुशलताओं का ध्यान रखना चाहिए। आज इन कुशलताओं के बारे में, तकनीकी के बारे में कई प्रकार का मैंने जो आपको कौशलों के बारे में बताया है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार कौशलों का ज्ञान भी हमें करते रहना चाहिए। आज
और भी तकनीकी कौशल बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग से अनुसार हम नए नवाचारों का ज्ञान समय समय पर होता हुआ जा रहा है, और नवाचारों के अंतर्गत कई प्रकार से और भी हमें शिक्षण में बहुत सुधार की आवश्यकता है। अध्यापक इनमें समय समय पर सुधार करते हुए रहें, अपनी कुशलता को बढ़ाते हुए रहें, तकनीकी को बढ़ाते हुए रहें, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन करना अति आवश्यक हो जाता है। प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के अलग कुशलताओं का ज्ञान रखा जाता था, फिर वर्तमान में कई कुशलताओं का हम ज्ञान रखें। आज वैज्ञानिक युग में हम कई अन्य कुशलताओं का ध्यान रखने, नई तकनीक का ज्ञान देना चाहे, नए नवाचारों से पढ़ा रहे। तो ये कई प्रकार के टेक्निक होती हैं, ऐसी कुशलता होती है जो कि अध्यापक में आनी चाहिए। जब तक अध्यापक में ये कुशलताओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ठीक प्रकार से शिक्षण कराने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए समय समय पर हमें शिक्षण में सुधार करते रहना चाहिए, और समय पर सुधार करते हुए ऐसी शिक्षण व्यवस्था हम छात्रों को दें ताकि छात्र ठीक प्रकार से अपना शिक्षण अधिगम कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास समाज का अध्यापक पर होता है। अध्यापक ही अगर बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं देगा, तो कौन बच्चों को ऐसी ठीक प्रकार से शिक्षा दे पाएगा, क्योंकि भगवान के अलावा दूसरा स्थान अध्यापक का माना गया है। इसलिए समाज का पूरा विश्वास अध्यापक पर होता है, ताकि वो बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा दे सके और अच्छे नागरिक बना सके। अब मैं समझी के रूप में आपको पूरे जो शिक्षण की कुशलता उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक एक पर ठीक प्रकार से प्रकाश डाला। अब मैं पुनः समझी के रूप में कम समय लेते हुए आपको बताना चाहूँगा। लेखन कौशल के अंतर्गत जो मैंने बताने का प्रयास किया है, उसके अंतर्गत मैंने जो कहा है कि अध्यापक में लेखन का कौशल होना चाहिए। जब तक लेखन का कौशल ठीक प्रकार से नहीं होगा, अध्यापक अपनी कुशलता को अपनाते हुए ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं कर पाएगा। इसलिए लेखन कौशल को ठीक प्रकार से करना अनिवार्य हो जाता है। हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार शब्दों की बनावट होनी चाहिए, किस प्रकार से स्पष्ट भाषा का प्रयोग लिखावट में होनी चाहिए, ये सब लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। दूसरा, विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु का किस प्रकार से हम संगठन करें, पाठ के विकास में किस प्रकार विषय वस्तु को समाहित करें, ऐसे संगठन भी उसके अंतर्गत होने चाहिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन का जो कार्य है हमारा, कक्षा कक्ष प्रबंधन का कार्य भी हमें समय पर करते रहना चाहिए, और हमें पाठ का विकास करते रहना चाहिए। कक्षा कक्ष में किस प्रकार से हमें बैठक व्यवस्था अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की रुचि अभिरुचि का ध्यान देते हुए कक्षा का प्रबंधन करते रहना चाहिए, ये भी हमारा कार्य माना जाता है। तो कई प्रकार के कार्यक्रम के अनुसार अगर हम बात करें, तो हमें कुशलताओं के अंतर्गत कई चीजें हमारी आती है। पाठ के प्रस्तुतिकरण में अगर हम बात करें, तो पाठ के प्रस्तुतिकरण में कई प्रकार के हमें इसके अंतर्गत भी हमारी जो प्रस्तुतिकरण का तरीका हमारा ठीक प्रकार से होना चाहिए। पाठ का विकास जब हम करें, तो हमारे बोलने का तरीका, हमारी भाषा को छात्रों तक पहुंचाने का तरीका, पाठ के विकास का तरीका ठीक प्रकार से आना चाहिए। प्रश्न संरचना या प्रश्नों का वितरण, और समान रूप से प्रश्नों की संरचना बनावट जो प्रश्नों की जो है वो ठीक प्रकार से करनी चाहिए, और प्रश्नों का जो वितरण है वो भी छात्रों तक ठीक प्रकार से करना चाहिए। आगे वाले छात्रों से भी ठीक प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए, बीच में बैठे वाले छात्रों से भी ठीक प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, और पीछे बैठे वाले छात्रों से भी प्रश्न ठीक प्रकार से पहुंच सके। इन सारी चीज़ों का वितरण का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हम सहायक सामग्री का प्रयोग करें और किस प्रकार शिक्षण में इसको अपनाएं। ये भी सहायक सामग्री का प्रयोग भी समय समय पर करते रहना चाहिए। छात्रों की सहभागिता, और छात्रों की सहभागिता भी समय समय पर हमें मिले, छात्रों से जोड़ते हुए रहें। कोई भी छात्र निष्क्रिय श्रोता की तरह नहीं बैठे, इनके समय समय पर सहभागिता बनी रहे, इन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं, कोई कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, ताकि छात्रों की अध्यापक के प्रति सहभागिता बनी हुई रहे, ये भी कार्य अंतर्गत माना गया है। तो कई प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत हम कई प्रकार की ऐसी जो कार्य है उनको हम ले सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार के हमारी बात बताई गई है। अगर हम बात करें दृष्टांत कौशल की, तो हमें समय समय पर भी उदाहरण देते हुए रहना चाहिए, कि समय पर अगर उदाहरण अगर हम देंगे तो हमें पाठ के विकास में वो बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि छात्रों को उदाहरण से अगर समझाना है तो छात्र जल्दी समझ में छात्रों को आ जाएगा। इसलिए उदाहरण कौशल का भी हमें समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। ये भी छात्रों की कुशलताओं के अंतर्गत आती है, अध्यापक की कुशलताओं के अंतर्गत आता है। हमें
शामपट्ट कौशल का भी प्रयोग समय पर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, शामपट्ट को किस प्रकार से साफ करना चाहिए, पढ़ाई के बाद शामपट्ट को किस प्रकार से हम साफ कर सकते हैं, इस प्रकार की कुशलताओं भी अध्यापक को होनी चाहिए। ये भी कार्य अध्यापक में माना गया है। तो समय समय पर हम कुशलताओं को ध्यान रखेंगे और कुशलता अगर तकनीक हमें होगी, अध्यापक में होगी, अच्छी शिक्षण कार्य वो कर पाए। उद्दीपन कौशल का प्रयोग के बारे में बताया था कि उद्दीपन पाठ के विकास में कई प्रकार से उद्दीपन हमें जैसा पाठ है, जैसे हमारी पाठ्यक्रम हम बनाते आ रहे हैं या बनाया है, उनमें उद्दीपन कौशल का प्रयोग समय पर हमें करना चाहिए। प्रदर्शन कौशल और समय पर हमें प्रदर्शन कौशल भी हमें पाठ के विकास के अनुसार करना चाहिए कि किस प्रकार हमें पाठ के विकास में प्रदर्शन करें और प्रदर्शन करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। ठीक प्रकार से हमारा छात्रों के जो प्रदर्शन करें वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे कौशलों को भी अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। पुनर्वलन कौशल और समय समय पर छात्रों को सही उत्तर की प्राप्ति हो रही है या नेगेटिव उत्तर मिल रहा है तो उस हिसाब से उनको पुनर्वलन देना चाहिए कि अगर सही उत्तर है तो सही हिसाब से पुनर्वलन देना, और नेगेटिव उत्तर है तो नेगेटिव के हिसाब से पुनर्वलन देना चाहिए। जैसे पुनर्वलन कौशल का भी प्रयोग करना चाहिए। और गृह कार्य देने के लिए कौशल का प्रयोग है तो समय समय पर गृह कार्य कौशल का भी हम प्रयोग करते रहते। ये सारी तकनीक शिक्षण कुशलता की तकनीकों में अध्यापक को आनी चाहिए। आज मैंने एक एक जो तकनीक और कुशलताओं के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने इन सारी चीज़ों बताई हुई बात को आप देखेंगे और सुनेंगे और अपने शिक्षण में इसका उपयोग लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।